आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। धर्म बड़ा या देश या संविधान? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म। संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ। नागरिक हैं आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान। शरीयत। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति से, आस्तिक व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका देश या संविधान पहले आएगा या आपका धर्म पहले आएगा, तो वो प्रश्न के खत्म होने से पहले ही झट से बोल देता है कि मेरा धर्म सबसे पहले। और आपने देखा है कि जो कट्टर धार्मिक व्यक्ति होता है, भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सबसे पहले बोलेगा कि मेरा धर्म पहले है, मेरी धार्मिक किताब सबसे पहले है, संविधान बाद में। वैसे तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा अजीब सा है, पर वो क्या है ना कि जितना कंट्रोवर्शियल प्रश्न होता है, व्यूज़ उतने ही ज़्यादा आते हैं, मसाला उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो चलिए, आज 26 जनवरी का दिन है, आज यही बात कर लेते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया है और क्यों ये धार्मिक लोग संविधान की वजह से ही अपने धर्म का पालन इतना निष्ठा से, इतना शिद्दत के साथ कर पा रहे हैं। लेट्स बिगिन। आज भारत का जो भी स्वरूप है वो किसी रिलीजन की वजह से नहीं है, बल्कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। और आयरनी देखिए कि जिस फ्रीडम के नाम पर रिलीजन को डिफेंड किया जा रहा है, वो फ्रीडम रिलीजन ने नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन 1947 से 1950 के बीच में इंडिया एक अजीब सी जगह पर था। अंग्रेज तो चले गए थे, पर सवाल ये था कि पावर कैसे चलेगी, राइट्स कौन देगा, और अगर स्टेट गलत है, सरकार गलत है, तो उसे रोकेगा कौन। 26 जनवरी 1950 को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लागू नहीं हुआ, पावर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नेंस और हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एक्चुअली चेंज किया। ब्रिटिश रूल में प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि हमारे रूलर थे वो अंग्रेज थे, प्रॉब्लम ये थी कि लॉ ऊपर से आता था, सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं सिर्फ परमिशन थे। अंग्रेज अगर बोले कि तुम बोल सकते हो तो आप बोल सकते थे, पर अगर अंग्रेजों ने बोला कि आप नहीं बोल सकते तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। कोर्ट भी तुम्हें नहीं बचा सकता था अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो भारत एक ऐसी जगह होती जहां पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती, सिटीजन सबसे कमज़ोर होता, बस हमारी जो सरकार है, हमारे रूलर हैं, वो इंडियंस होते। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये था कि सिटीजन स्टेट से नीचे नहीं बल्कि स्टेट के बराबर खड़ा हो गया था। पहली बार लिखा गया कि स्टेट भी लॉ के नीचे है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको पुलिस गलत अरेस्ट करे, गवर्नमेंट आपकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले ले, या अथॉरिटी तुम्हारी आवाज़ अगर दबाए गलत तरीके से, तो तुम कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट स्टेट को, सरकार को, प्रशासन को ना बोल सकता है, उनको निर्देश दे सकता है। और यहीं से शुरू होती है रियल डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी, जिसकी बात शुरुआत में कई लोग कर रहे थे। चिल्ला चिल्ला कर वो अपने रिलीजन को फर्स्ट कह रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन को सेकंड। और हम अक्सर कैजुअली बोल देते हैं कि इंडिया में तो हमेशा से रिलीजियस फ्रीडम थी, पर यह हिस्टोरिकली गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में रिलीजन प्राइवेट चॉइस नहीं, गवर्नमेंट का टूल था। मिशनरी एक्टिविटीज को स्टेट का सपोर्ट था, पर्सनल लॉज को सिलेक्टिवली यूज किया जाता था, और अगर रिलीजियस प्रैक्टिस स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो उस पर बैन भी लग सकता था। मतलब तुम्हारा धर्म तब तक अलाउड था जब तक वो रूलर को अनकंफर्टेबल ना कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार ये पावर रिवर्स कर दी। आर्टिकल 25 कहता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारी आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन स्टेट का नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जा सकते हो। इसका डीपर मतलब ये है तुम ना ही सिर्फ अपना धर्म फ्रीली फॉलो कर सकते हो, बल्कि चाहो तो अपना धर्म बदल भी सकते हो। और तुम किसी भी धर्म में ना मानने का हक भी रखते हो, यानी एथीस्ट भी हो सकते हो। तुम अपने बिलीफ्स को बिना किसी धर्म को टारगेट करे, बिना किसी पर्सन को टारगेट करे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। और तुम अपने घर के रूल्स फॉलो कर सकते हो जब तक कि वो दूसरों के राइट्स को वायलेट ना करें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन को फ्रीडम दी, डोमिनेंस नहीं, क्योंकि कोई धर्म स्टेट का ऑफिशियल धर्म नहीं है, कोई भी बिलीफ सिस्टम लॉ से ऊपर नहीं है। और ये बाय डिज़ाइन है कि अगर कोई रिलीजन डोमिनेंट हो जाएगा तो रिलीजियस वॉर्स हो सकती हैं। तो ये सिर्फ रिलीजियस वॉर से बचाने का एक तरीका था।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं होता तो माइनॉरिटीज बहुत इनसिक्योर होती, मेजॉरिटीज हमेशा कॉम्प्लेसेंट होती और स्टेट रेफरी की जगह एक प्लेयर बन चुका होता। हम अपने आसपास के देशों में देख सकते हैं कि जब स्टेट रिलीजन का साइड लेता है तो फेथ कम और फियर ज़्यादा होता है। और जब भी कोई धर्म का व्यक्ति बोलता है कि उसके लिए कोई रिलीजियस किताब, रिलीजियस स्क्रिप्चर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले है, तो वो भूल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकते हैं। I will abolish the constitution and I will establish the only logical and rational constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That will be my first move. इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं एज पर द नीड। इनफैक्ट द वेरी वर्ड सेक्युलर वाज आल्सो एडेड एज अ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मच लेटर इन द ईयर 1976, यानी लागू होने के तकरीबन 26 सालों के बाद, जिसमें ना ही सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया बल्कि सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड भी जोड़े गए, जो दिखाते हैं स्टेट का न्यूट्रल स्टांस अगेंस्ट एनी रिलीजन। पर कुछ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पहले से जो संविधान का नेचर था वो इनहेरेंटली सेक्युलर ही था। तो जहां संविधान में बदलाव होते रहते हैं, होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, वहीं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ऐसा कोई भी इंस्टेंस देखने को नहीं मिलता कि कोई भी बदलाव कभी किया जाए। जो एक बार लिख दिया गया वो लिख दिया गया, वो पत्थर की लकीर है, ना उसको बदला जा सकता है और ना ही मोस्ट रिलीजन्स में उस पर बात की जा सकती है। उस पर क्वेश्चन उठाना तो बहुत दूर की बात है। उसी से आते हैं अपने बोलने की आज़ादी पर, और यहाँ सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सवाल उठाने की आज़ादी पर। कई लोग बोल सकते हैं कि आज भी बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बोलने की आज़ादी कभी एब्सोल्यूट थी ही नहीं और ना ही हो सकती है। कॉलोनियल इंडिया में जब स्पीच एक प्रिविलेज थी, सेडेशन लॉज ओपनली यूज होते थे, न्यूज़पेपर्स तक बंद हो जाते थे, ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो जाती थी और प्रोटेस्ट को क्राइम माना जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहली बार ऐसा नॉर्मलाइज किया गया कि तुम बोल सकते हो और तुम्हें सिर्फ इसलिए पनिश नहीं किया जा सकता क्योंकि तुमने पावर को क्वेश्चन किया है। आर्टिकल 19(1) ने गारंटी किया कि आप अब ना ही सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकते हो बल्कि क्रिटिसाइज कर सकते हो, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो, अथॉरिटीज को चैलेंज कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए बोलो, कहीं भी बोलो, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी के भी पर्सनल स्पेस में आप दखल दे सकते हो। पर इसका मतलब ये है कि आप स्टेट को अनकंफर्टेबल कर सकते हो, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो। अब आजकल इस कानून का दुरुपयोग कितना हो रहा है वो अलग बात है, बट आज भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, रिलीजन के हार्मफुल प्रैक्टिसेस पर सवाल उठा सकते हैं, जेंडर रोल, कास्ट सिस्टम, नेशनलिज्म, सब चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, जो बहुत सारे देशों में अभी भी इलीगल है। और अगर स्टेट बोले कि तुम चुप रहो तो आप पूछ सकते हो किस लॉ के अंतर्गत। ये सवाल कॉलोनियल इंडिया में पूछना मतलब जेल जाने का टिकट पक्का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी और रिलीजियस प्रैक्टिस को भी। क्योंकि अगर रिलीजन पर बोलने की आज़ादी ना हो तो डेंजरस प्रैक्टिसेस को, हार्मफुल प्रैक्टिसेस को कैसे क्वेश्चन करोगे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, लेकिन धर्म के नाम पर लॉ नहीं तोड़ सकते। यही वजह है कि सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस जैसे प्रैक्टिसेस चैलेंज हो पाए और आज भी हो रहे हैं। यहाँ पर रिलीजन को अटैक नहीं किया गया, यहाँ पर रिलीजन के रिफॉर्म्स को चेंज किया गया और जो डेंजरस प्रैक्टिसेस थी उनको खत्म किया गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता आज की तारीख में तो ये सब लोग जो रिलीजन को नंबर 1 बता रहे हैं वो अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो ही नहीं कर पा रहे होते। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि किस एक आर्टिकल ने हमारी डेली लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। वो है आर्टिकल 21। सिंपल लाइन है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। 1950 में इसका मतलब था कि गवर्नमेंट बिना लॉ के मार नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट्स ने पूछा कि लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना है या इज्जत से जीना है। तो यहीं से शुरू हुआ चेन रिएक्शन, जिसमें आर्टिकल 21 के अंदर आया राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, अगेन जो डिबेटेबल हो सकता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, अगेन वो भी डिबेटेबल हो सकता है, एंड राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट टू स्लीप, ईट, लव एंड चूज। तो जरा सोचो कि आज हम प्राइवेसी के लिए फोन एनक्रिप्शन की बात करते हैं, आज हम पुलिस कस्टडी डेथ्स को क्वेश्चन करते हैं, आज गरीब से गरीब आदमी को भी बेसिक डिग्निटी के साथ रहने का हक मिलता है। ये सब
सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन से आया। रिलीजन ने ये राइट्स नहीं दिए, ट्रेडिशन ने नहीं दिए, बल्कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने दिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ राइट्स नहीं दिए बल्कि पावर को भी ब्रेक किया कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी उसे चेक करती है। कोई भी एक जो चीज़ है वो एक दूसरे से ऊपर नहीं है, सुप्रीम नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर पीएम जो है वो किंग नहीं होता, सीएम एम्परर नहीं होता और मेजॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होती। बिल्कुल हमारे यहाँ पर सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, सिस्टम स्लो है, मेसी है, बहुत समय पर काफ़ी टाइम पर फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, पर एट द एंड ऑफ द डे इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भारत डिक्टेटरशिप नहीं बना। और आज जिसे तुम नॉर्मल मानते हो कि वोट देना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, रिलीजन को फॉलो करना या उसे छोड़ देना, कोर्ट जाना, प्रोटेस्ट करना, स्टेट से सवाल पूछना, ये नेचुरल राइट्स कभी नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और जिन कंट्रीज़ में किसी डिक्टेटर का राज है वहाँ पर आप उनकी लाइफ देखोगे तो उन्हें इनमें से कोई भी राइट्स नहीं है। वहाँ पर ये सब गवर्नमेंट की मर्जी पर डिपेंड करता है और डिक्टेटर की दया कभी भी परमानेंट नहीं होती। तो जब भी कोई पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री पहले या रिलीजन पहले, तो जवाब बहुत ही सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना ये सब राइट्स जो आप एंजॉय कर रहे हो वो आपको मिलेंगे ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर डॉक्यूमेंट है जो हर जनरेशन को याद दिलाता है कि पावर तुम्हारी है, स्टेट सिर्फ इसका केयर टेकर है। इसीलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझे बिना सिर्फ बहती हवा पर चलेंगे तो हम सिटीजन नहीं फॉलोअर्स बन के रह जाएंगे। और जो डेमोक्रेसी आपको इतनी मुश्किल से मिली है वो फॉलो करने के लिए नहीं, वो क्वेश्चन करने के लिए मिली है। होपफुली आपको ये सिंपल सा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरे वीडियो देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बी लॉजिकल। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे।